अध्याय 7 रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संघटन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था। लेवोइसिया को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। 1. पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। पदार्थ मैटर। दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण जल, हवा, बालू आदि। प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों के संयोग से बनी हैं। ये 5 तत्व हैं क्षितिज, जल, पावक, गगन एवं समीर। भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहा गया है। पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ 2 प्रकार के वर्गीकरण है, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण है ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक वर्गीकरण है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थों के फिर वर्गीकरण है तत्व और यौगिक। तत्व के 2 वर्ग हैं, धात्विक और अधात्विक। यौगिक के फिर 2 वर्ग हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। मिश्रण के भी 2 वर्ग हैं, समांग और विषमांग, ठोस, सॉलिड। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हों, ठोस कहलाता है, जैसे लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा आदि। द्रव, लिक्विड। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है, जैसे एल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल आदि। गैस। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हों, गैस कहलाता है, जैसे हवा, ऑक्सीजन आदि। नोट: गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है इसका विसरण बहुत अधिक होता तथा इसे आसानी से संपीड़ित यानी कंप्रेस किया जा सकता है। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, परंतु इसके अपवाद भी हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, ये केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं। जल तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है। पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप से साम्य होता है। ठोस से द्रव बनता है, द्रव से गैस। उदाहरण जल। कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं, जैसे आयोडीन, कपूर आदि। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा एवं 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। तत्व, एलिमेंट। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से न तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन आदि। यौगिक, कंपाउंड। वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जैसे जल। जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इन दोनों का यौगिक जल आग को बुझा देता है। मिश्रण, मिक्सचर। वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, मिश्रण कहलाता है। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हवा। समांग मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन, हवा आदि। विषमांग मिश्रण, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण एवं उनके संघटक भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे बारूद, कुहासा आदि। मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियां। रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन। इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक यानी सॉल्वेंट के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है।
छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। जैसे शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 के ताप पर गर्म करके इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। आसवन विधि, डिस्टिलेशन। जब दो व्रतों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है, दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है, तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं। अर्थात यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है, जिसका प्रथम भाग वाष्पीकरण, वेपराइजेशन एवं दूसरा भाग संघनन, कंडेंसेशन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोसों के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित यानी सब्लिमेट हो, दूसरा नहीं। इस विधि से कर्पूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को अलग करते हैं। आंशिक आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार आदि इसी विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। वर्ण लेखन, क्रोमेटोग्राफी। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। भाप आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन। इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे एसीटोन, मेथिल अल्कोहल आदि। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, द्रवणांक, मेल्टिंग पॉइंट। कर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप वस्तु का द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जब तक पदार्थ गलता यानी ठोस के आखिरी कण तक रहता है तब तक ताप स्थिर रहता है, यदि विशेष दाब नियत रहे। हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है हिमांक कहलाता है। सामान्यतः पदार्थ का द्रवणांक एवं हिमांक का मान बराबर होता है, जैसे बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रवणांक दोनों कम हो जाते हैं। द्रवणांक पर दाब का प्रभाव। पहला प्रभाव, उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे मोम, तांबा आदि। दूसरा प्रभाव, उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से घट जाते हैं जिनका आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे बर्फ, ढलवा लोहा आदि। गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन, चेंज ऑफ वॉल्यूम इन फ्यूजन एंड सॉलिडिफिकेशन। क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मत, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं, अतः इस प्रकार के ठोस अपने गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं। इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में प्लवन करता है। सांचे में केवल वे पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वह सांचे के आकार को पूर्णतया प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती, केवल मुहर यानी स्टैंप लगाकर बनाई जाती हैं। मिश्र धातुओं का द्रवणांक, मेल्टिंग पॉइंट MP, उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियां डाल देने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। हिमकारी मिश्रण, फ्रीजिंग मिक्सचर। किसी ठोस को उसके द्रवणांक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी जो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। यह ऊष्मा साधारणतः बाहर से मिलती है, जैसे जल में बर्फ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ गलेगी, परंतु गलने के लिए द्रवणांक पर वह जल से ऊष्मा लेगी, जिससे जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण पर घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग एवं बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है। इससे मिश्रण का ताप -22 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। 2 प्रकार से होती है, 1 वाष्पन, एवापोरेशन, 2 क्वथन, बॉइलिंग। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहली बात,
क्वथनांक का कम होना। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी अधिक तेजी से होगी। दूसरी बात, द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। 3, द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होगा। 4, द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज होगा। बी, द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। सी, द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी घटती जाएगी। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए यह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए तो वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। 2, परमाणु संरचना, एटमिक स्ट्रक्चर। परमाणु, एटम, परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अणु, मॉलिक्यूल, तत्व तथा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। परमाणु भार, एटॉमिक वेट, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट, किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो वह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। मोल धारणा, एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जिनकी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या है। मोल इकाई का मान, मोल का मान 6.022 गुणा 10⁻23 है। कार्बन के 12 ग्राम या 1 मोल में 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु है। 6.022 गुणा 10⁻23 को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे टॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि परमाणु विभाज्य है तथा मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना है जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रमुख मूल कणों के अभिलक्षण, मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रतीक है इसका ऋण 1 आवेश है ऋण 1, द्रव्यमान ग्राम है 9.1095 गुणा 10⁻28 जी, द्रव्यमान इसका है 0.00005486। इसके खोजकर्ता जे टॉमसन थे। मूल कण प्रोटॉन, प्रतीक है इसका 1p⁻1, आवेश (1), द्रव्यमान 1.6726 गुणा 10⁻24 जी, द्रव्यमान 1.00733335। खोजकर्ता गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन, प्रतीक O⁻n⁻1, आवेश 0, द्रव्यमान 1.6479 गुणा 10⁻24 जी, द्रव्यमान 1.008724। इसके खोजकर्ता चैडविक, सन 1932 में। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है, अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। क्वांटम संख्या, स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझाने तथा इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु 4 क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। ये है पहली क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ये इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्रोत को प्रदर्शित करती है। 2 दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर,
ये इलेक्ट्रॉन कक्षक यानी ऑर्बिटल की आकृति को प्रकट करती है। L का न्यूनतम मान 0 तथा अधिकतम मान n-1 होता है। 3. चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m यह उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों यानी ऑर्बिटल्स को प्रदर्शित करती है। m का मान L के मान पर निर्भर करता है। किसी L के लिए m का मान धन L से लेकर ऋण L तक होते हैं, शून्य सहित। 4. चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर्स ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या m के लिए चक्रण क्वांटम संख्या s का मान धन 1/2 और माइनस 1/2 होता है। पाउली का अपवर्जन नियम पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल 1925 इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षक प्राप्य यानी अवेलेबल है, अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसके अनुसार किसी कण की स्थिति यानी पोजीशन और वेग वेलोसिटी का एक साथ यथार्थ यानी एग्जैक्ट निर्धारण असंभव है। ऑफबाउ नियम इस नियम द्वारा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बढ़ाने का क्रम इस प्रकार है। 1s is less than 2s is less than 2p less than 3s less than 3p less than 3p less than 4s less than 3d less than 4p less than 5s less than 4d less than 5p less than 6s less than 4f less than 5d less than 6p less than 7s। समस्थानिक आइसोटोप्स समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। जैसे 1h1 1h2 तथा 1h3 समस्थानिक हैं। समभारिक आइसोबार्स समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को समभारिक यानी आइसोबार्स कहते हैं। जैसे 18Ar40 18K40 20Ca40 समभारिक हैं। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन कहते हैं। जैसे 1h³ और 2He4 इन दोनों परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या दो है। सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं और आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे Ne Na+, Mg++ और A1+++ सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। 3 गैसों का आचरण बिहेवियर ऑफ गैसेस बॉयल का नियम स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। परम ताप T बराबर 273 डिग्री प्लस T डिग्री सेल्सियस। अवोगाद्रो का नियम समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है तथा इस 22.4 लीटर में 6.022 गुणा 10⁻23 अणु होते हैं। अवस्था का समीकरण PV बराबर nRT जहां R एक मोलर गैस स्थिरांक है। PV बराबर RT n बराबर 1 मोल गैस के लिए गैसों का विसरण घनत्व में अंतर रखते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया विसरण यानी डिफ्यूजन कहलाती है। ग्राहम का वैसीय विसरण नियम नियत ताप एवं दाब पर गैसों की
विसरण की आपेक्षिक गतियां उसके घनत्वों अथवा अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 1/r/1/r/2 √d2/d1 इज इक्वल टू √m2/m1, जैसे RH/RO इज इक्वल टू √16/1 इज इक्वल टू 4/1, RH इज इक्वल टू 4RO। अतः हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति ऑक्सीजन गैस के विसरण की गति से 4 गुना अधिक है। 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। 19वीं शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक D.I. मेंडलीव ने तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया सन 1869 में, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को शामिल करने के अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान रिक्त। पृष्ठ 342। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। पहला दोष, हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया। दूसरा दोष, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे Cu और Hg, Ag और Ti, Au और Pt तथा Ba और Pb। 3. उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया, जैसे आयोडीन 126.92 को टेल्यूरियम 127.61 के बाद रखा गया है। 4. समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं। 5. 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित करना। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यह मोस्ले 1913 ईस्वी के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है एवं वर्ग की संख्या 9 होती है। वर्ग 1 से लेकर 7 तक 2 उपवर्गों A एवं B में बटे हैं। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या 16 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है जो अपवाद है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लेंथेनाइड श्रेणी एवं परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। आयनन विभव, आयोनाइजेशनल पोटेंशियल, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा यानी आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। गुण, परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर घटता है। गुण है विद्युत घनात्मकता, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर घटती है। गुण आयनन ऊर्जा, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है, आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर बढ़ती है। गुण विद्युत ऋणात्मकता, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है, आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन प्रीति, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है, आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर बढ़ती है। EA इज इक्वल टू आयनन विभव धन इलेक्ट्रॉन बंधुता बटे 5.6। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। नोट, निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, वही वर्ग 4a के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है।
5 रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग्स। इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के फलस्वरूप बने बंधन को परमाणु बंधन यानी एटॉमिक बॉन्ड कहते हैं। परमाणु बंधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार वैद्युत संयोजी बंधन, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा प्रकार सहसंयोजी बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा प्रकार उपसहसंयोजी बंधन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक वैद्युत संयोजी बंधन, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है तो उसे वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। जैसे NaX + Cl = Na + Cl या NaCl-। आयनिक यौगिक के गुण। पहला गुण, आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में प्राय घुलनशील होती है। वह घोलक जिनका परावैद्युत स्थिरांक उच्च होता है ध्रुवीय घोलक कहलाता है, जैसे जल। दूसरा गुण, द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। 3 जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। 4 आयनन की मात्रा प्राय उच्च होती है। नोट, जालक ऊर्जा किसी रवा यानी क्रिस्टल के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। 2 सहसंयोजी बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड। जब 2 सदृश या असदृश परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं तब उनके बीच स्थित बंध को सहसंयोजन बंधन कहते हैं। जैसे C1C1 = Cl2। सहसंयोजी योग के गुण। पहला गुण, सहसंयोजी बंधन दृढ़, रिजिड और दिशात्मक यानी डायरेक्शनल होता है, अतः वे विभिन्न स्थानिक अवस्था यानी स्पेशल अरेंजमेंट में रहते हैं तथा त्रिविम समावयता यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। दूसरा गुण, सहसंयोजी यौगिक आणविक रूप में रहते हैं न कि आयनिक रूप में, इस कारण ये घोल की अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। 3 दाब की सामान्य अवस्था में ये प्रायः गैस, वाष्पशील एवं द्रव एवं मुलायम ठोस पदार्थ होते हैं। 4 इनका द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। 5 ध्रुवीय घोलकों में प्रायः अघुलनशील किंतु अध्रुवीय घोलकों में प्रायः घुलनशील होता है। विद्युत ऋणात्मकता एवं बंध की प्रकृति। 1 जब 2 परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच काफी अंतर हो तब उनके बीच बंधन आयनिक होगा। 2 जब 2 परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर हो तब बंधन ध्रुवीय सहसंयोजक होगा। 3 जब 2 परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर शून्य के बराबर होगा तब सहसंयोजी बंधन बनेगा। 3 उपसहसंयोजी बंधन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसा बंध जो 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी की साझेदारी से बनता है किंतु साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जोड़ी सिर्फ एक ही परमाणु द्वारा प्रदत्त होती है। उपसहसंयोजी बंधन में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी प्रदान करता है उसे प्रदाता यानी डोनर कहते हैं और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी को स्वीकार करता है उसे स्वीकारक यानी एक्सेप्टर कहते हैं। जैसे H2SO4 के निर्माण में HOS, OOOH यहाँ OSO 2 उपसहसंयोजी बंधन है। हाइड्रोजन बंध HFO या N के संयोग से बने यौगिक के अणु ध्रुवीय होते हैं, जैसे HF, H2O, NH3 आदि। HF अणु में H विद्युत धनात्मक एवं F विद्युत ऋणात्मक तत्व है, अतः H और F के बीच सहसंयोजक बंधन में संलग्न इलेक्ट्रॉन युग्म थोड़ा F की ओर खिंच जाता है, फलतः F परमाणु पर थोड़ा ऋण आवेश एवं H परमाणु पर थोड़ा धन आवेश आ जाता है, अतः एक HF अणु का विद्युत धनात्मक सिरा दूसरे HF अणु के विद्युत ऋणात्मक सिरे को अपनी ओर खींच लेता है। HF यह आकर्षण 2 HF अणुओं के बीच एक नए प्रकार के बंधन का सृजन करता है जिसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। हाइड्रोजन बंधन जल एवं HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड में है। H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है जो सहसंयोजक बंधन से कमजोर होता है। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन F, ऑक्सीजन O2 एवं नाइट्रोजन N2 के यौगिकों में ही पाया जाता है।
सिग्मा बंध, जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन को सिग्मा बंधन कहते हैं। पाई बंध, जब दो परमाणविक ऑर्बिटलों के पार्श्व अतिव्यापन होता है तो इससे निर्मित बंधन को पाई बंधन कहते हैं। बंधन ऊर्जा का क्रम, एकल बंध छोटा होता है द्विबंध से, जो छोटा होता है त्रिबंध से। बंध दूरी का क्रम, एकल बंध से छोटा है द्विबंध, उससे छोटा त्रिबंध। बंधों की क्रियाशीलता, एकल बंध उससे बड़ा द्विबंध, उससे बड़ा त्रिबंध। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन के प्रमुख प्रकार, एक sp संकरण, यह रेखीय आकृति का होता है। दो sp स्क्वायर संकरण, यह त्रिकोणीय आकृति का होता है। तीन sp क्यूब संकरण, यह त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति का होता है। चार sp क्यूब d संकरण, यह त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति होता है। पांच sp3d स्क्वायर संकरण, यह अष्टफलकीय आकृति का होता है। 6 sp क्यूब d क्यूब संकरण, यह पंचम भुजीय द्विपेरिमेडिस आकृति का होता है। 6 ऑक्सीकरण एवं अवकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीकरण, विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे Na प्लस E ऑक्सीकरण, Fe प्लस E ऑक्सीकरण। अवकरण, रिडक्शन, विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात का बढ़ जाना या धन आवेश का घट जाना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। जैसे Cu प्लस 2E Cu अवकरण, Cl प्लस 2E 2Cl बार अवकरण। रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण का अवकरण की क्रियाएं साथ साथ होती हैं, अर्थात जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है, इसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अवकारक, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे अवकारक कहते हैं। कुछ प्रमुख अवकारक हैं H2CO, H2S, SO2, C, SnCl2 आदि। ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, जिस पदार्थ का अवकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक हैं O2, O3, H2O2, HNO3, KMnO4, K2Cr2O7 आदि। ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रस अम्ल HNO2 आदि। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी अणु या आयन में उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है। यदि उस अणु या आयन से शेष सभी परमाणुओं को संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाए, जैसे Mn की ऑक्सीकरण संख्या कैपिटल K, कैपिटल M, स्मॉल n, कैपिटल O4 में KMnO4 प्लस 1 प्लस X प्लस within brackets -8 is equal to 0, x minus 7 minus 0, x is equal to 7 आता है। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या 7 है। ऑक्सीकारक, वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है। अवकारक, यह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है। ऑक्सीकरण, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है, ऑक्सीकरण कहते हैं। अवकरण, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है, उसे अवकरण कहते हैं। 7 अम्ल, भस्म एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अम्ल, एसिड,
अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है। अर्हेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। बोरनस्टेड एवं लॉरी सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेड एंड लॉरी थ्योरी, अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। लुई इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू लुईज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्लों के उपयोग, पहला उपयोग खाने के काम में, जैसे खट्टे दूध लैक्टिक अम्ल, सिरका एवं अचार एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर एवं अन्य पेय कार्बोलिक अम्ल, अंगूर टार्टरिक अम्ल, सेब मैलिक अम्ल, नींबू एवं नारंगी साइट्रिक अम्ल। दूसरा उपयोग खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग होता है। 3 नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोने एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। 4 लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहे को साफ करने में H2SO4 एवं HNO3 का प्रयोग किया जाता है। नोट: कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। कुछ अम्लों की प्रबलता घटते क्रम में HCl बड़ा है HNO3 से, उससे छोटा है H2SO4, उससे छोटा है CH3COOH। भस्म बेस ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है भस्म कहलाता है। ब्रोनस्टेड लॉरी के सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो भस्म कहलाता है। लुई इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू लुई इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है भस्म कहलाता है। भस्म 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जल में विलीन भस्म, वैसा भस्म जो जल में विलीन हो क्षार कहलाता है। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा स्वाद में कड़वा होता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आदि। 2 जल में अविलीय भस्म, ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं लेकिन क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जैसे ZnO, CuOH2, FeO, Fe2O3 आदि। कुछ प्रमुख भस्मों के उपयोग: पहला उपयोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, 1 घरों में चूना पोतने में, 2 गारा एवं प्लास्टर बनाने में, 3 ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, 4 चमड़े के ऊपर का बाल साफ करने में, 5 जल को मृदु बनाने में, 6 अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में। 2 कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पहला उपयोग साबुन बनाने में, दूसरा उपयोग पेट्रोलियम साफ करने में, 3 दवा बनाने में, 4 कपड़ा एवं कागज बनाने में, 5 कारखानों को साफ करने में, 3 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 पेट की अम्लीयता को दूर करने में, लवण सॉल्ट अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है। NaOH प्लस HCl इनसे बनता है NaCl प्लस H2O। कुछ प्रमुख लक्षणों के उपयोग: साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड NaCl खाने के रूप में एक अचार के परीक्षण में इसका उपयोग होता है। दूसरा उपयोग खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 पेट की अम्लीयता को दूर करने एवं अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। 3 धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कपड़ा धोने में इसका उपयोग होता है। 4 कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। 5 पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बारूद बनाने में इसका उपयोग होता है। pH स्केल किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए pH मापदंड का प्रयोग किया जाता है। स्मॉल p कैपिटल H इज इक्वल टू माइनस लॉग कैपिटल H रेज़ टू पावर प्लस, अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का pH कहते हैं। किसी विलयन का pH मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है।
और पीएच भाग 7 से अधिक होने पर वह विलयन क्षारीय होता है। कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान। पदार्थ समुद्री जल पीएच मान 8.4, रक्त का पीएच मान 7.4, लार का पीएच मान 6.5, दूध का पीएच मान 6.4, मूत्र का पीएच मान 4.8, शराब का पीएच मान 2.8, सिरके का पीएच मान 2.4 और नींबू का पीएच मान 2.2 है। विलयन सॉल्यूशन। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय और विलायक की आपेक्षिक मात्रा एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। किसी विलयन में विलेय के कणों की त्रिज्या 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होती है तो इन कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। विलयन स्थायी एवं पारदर्शक होता है। विलेय और विलायक सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं तथा जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं उसे विलेय कहते हैं। जिस विलायक का डाइइलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। जल का डाइइलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होने के कारण इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। विलायक का उपयोग। पहला उपयोग औषधि के निर्माण में, दूसरा उपयोग निर्जन धुलाई में, पेट्रोलियम, बेंजीन, ईथर जैसे विलायकों का। 3 इत्र निर्माण में। 4 अनेक प्रकार के पेय व खाद्य पदार्थों का निर्माण में। विलयन के प्रकार। पहला प्रकार ठोस में ठोस का विलयन। मिश्र धातुएं जैसे पीतल, तांबा में जस्ता। दूसरा विलयन ठोस में द्रव का विलयन। थैलियम में पारे का विलयन। 3 ठोस में गैस का विलयन। कपूर में वायु का विलयन। 4 द्रव में ठोस का विलयन। पारा में लेड का विलयन। 5 द्रव में द्रव का विलयन। जल में अल्कोहल का विलयन। 6 द्रव में गैस का विलयन। जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विलयन। 7 गैस में ठोस का विलयन। धुआं वायु में आयोडीन का विलयन। 9 गैस में द्रव का विलयन। कोहरा, बादल, अमोनिया गैस का जल में विलयन। 9 गैस में गैस का विलयन। वायु गैसों का मिश्रण। संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। विलेयता। सोल्यूबिलिटी। किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ की उस विलायक में विलेयता कहते हैं। विलेयता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुणा 100। किसी पदार्थ की विलायक में विलेयता विलायक तथा विलेय की प्रकृति पर ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। विलेयता पर ताप का प्रभाव। सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। कुछ ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम साइट्रेट आदि। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। विलेयता पर दाब का प्रभाव। दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। विलयन का सांद्रण। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। जिस विलयन में विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है उसे सांद्र विलयन कहा जाता है और जिसमें विलेय की कम मात्रा घुली रहती है उसे तनु विलयन कहा जाता है। सभी तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं। जो विलयन जितना ही अधिक तनु होता है वह उतना ही अधिक असंतृप्त होता है। परिक्षेपण। डिस्पर्शन। जब किसी पदार्थ के कण, परमाणु, अणु या आयन दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं तो यह क्रिया परिक्षेपण यानी डिस्पर्शन कहलाती है। पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ तो दूसरे को परिक्षेपण मध्यम कहा जाता है। परिक्षेपण के फलस्वरूप 2 प्रकार के पदार्थ बनते हैं।
पहला प्रकार विषमांग पदार्थ, निलंबन एवं कोलॉइड। दूसरा पदार्थ समांग पदार्थ, वास्तविक विलयन। निलंबन सस्पेंशन, इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर या अधिक होता है। इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार नहीं आ जा सकते, अस्थायी होते हैं तथा इनके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं आदि। कोलॉइड, इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर और 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। इसके कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता, बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकते हैं, लेकिन चर्म पत्र से नहीं निकल सकते हैं। इसके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण दूध, गोंद, रक्त, शाही आदि। कोलॉइड के विभिन्न प्रकार। सोल, वैसा कोलॉइड जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं उसे सोल कहा जाता है। रबर के दस्तानों का निर्माण विद्युत लेपन द्वारा रबर सोल से किया जाता है। जेल, वैसा कोलॉइड जिसमें ठोस कण द्रव में समान रूप से परिक्षेपित तो होते हैं पर उनमें प्रवाहता यानी फ्लो नहीं होती है, जेल कहलाती है, जैसे जेली और जिलेटिन। एरोसोल, किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहलाता है। जब परिक्षेपित कण ठोस होता है तो ऐसे एरोसोल को धुआं यानी स्मोक कहा जाता है, और जब परिक्षेपित पदार्थ द्रव होता है तो ऐसे एरोसोल को कोहरा कहा जाता है। नोट, जब परिक्षेपण का माध्यम जल, अल्कोहल एवं बेंजीन हो तो कोलॉइडों को क्रमशः हाइड्रोसोल, अल्कोहल्स एवं बेंजोसोल कहते हैं। इमल्शन, जब किसी कोलॉइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित तो हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं, तो इस कोलॉइड को पायस कहते हैं। पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। दूध एक प्राकृतिक पायस है, जबकि पेंट एक कृत्रिम पायस। कॉड लीवर तेल, जिसमें जल के कण तेल में परिक्षेपित होते हैं, भी पायस का उदाहरण है। सबसे बड़े पैमाने पर पायसीकरण के रूप में साबुनों और डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। इनके पायसीकरण की प्रकृति कपड़ों को धोने में सहायता करती है। पायसी कारकों का प्रयोग अयस्कों के सांद्रण में भी किया जाता है। झाग, फोम्स, द्रव में गैस का परिक्षेपण झाग कहलाता है। ये साबुन से उत्पन्न होते हैं। वास्तविक विलयन, ट्रू सोल्यूशन, इनके कण आणविक आकार वाले होते हैं, अर्थात इनके कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आसानी से आ जा सकते हैं। ये सबसे स्थायी एवं पारदर्शक होता है। ये आंख तथा सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते हैं। वास्तविक विलयन और कोलॉइडी विलयन में अंतर। वास्तविक विलयन, पहला अंतर, वास्तविक विलयन में पदार्थ यानी विलेय के कणों का आकार व्यास 10⁻⁷ से कम रहता है। कोलॉइडी विलयन में पदार्थ यानी विलेय के कणों का आकार व्यास प्रायः 10⁻⁷ सभी और सेंटीमीटर और 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच रहता है। 2. इस पदार्थ के कण हर अवस्था में अदृश्य होते हैं। कोलॉइडी विलयन कोलॉइडी कणों से उत्पन्न प्रकाश प्रकीर्णन की अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। तीसरा अंतर, इसमें पदार्थ का कण वास्तविक विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते। ये कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं कोलॉइडी विलयन में। 4. वास्तविक विलयन का परासरणी दाब अधिक होता है। कोलॉइडी विलयन का परासरणी दाब अपेक्षाकृत कम होता है। 5. वास्तविक विलयन समांग तथा एकांगी प्रावस्था वाला होता है। कोलॉइडी विलयन विषमांग तथा दो प्रावस्था वाला होता है। अपोहन, डायलिसिस, कोलॉइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है, अर्थात इस विधि द्वारा कोलॉइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। ब्राउनी गति, ब्राउनिंग मूवमेंट, कोलॉइडी विलयन के कण लगातार इधर उधर भागते रहते हैं, इसे ब्राउनी गति कहते हैं। ये गति कोलॉइड कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। कण जितने सूक्ष्म होते हैं तथा माध्यम की श्यानता जितनी कम होती है एवं ताप जितना ही अधिक होता है वह गति उतनी तेज होती है। स्कंदन, कोगुलेशन, जब कोलॉइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिलाते हैं
तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अवक्षेपण हो जाता है। इसे स्कंदन कहते हैं। टिंडल प्रभाव, जब किसी कोलाइडी विलेन में तीव्र प्रकाश गुजारते हैं और इसके लंबवत रखे सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो कोलाइड कण काली पृष्ठभूमि में आलपिन की नोक की भांति चमकने लगते हैं। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। बफर सॉल्यूशन, यह विलयन जो कि अम्लीय क्षार की साधारण मात्रा को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है, इसे बफर विलयन कहते हैं। जैसे सोडियम एसिडेट तथा एसिटिक अम्ल का मिश्रण एक प्रभावी बफर है जब उसे पानी में विलयन किया जाता है। विलयन का रंग सूचक मिथाइल ऑरेंज, अम्लीय विलयन गुलाबी, क्षारीय विलयन नीला, उदासीन विलयन नारंगी। सूचक लिटमस, अम्लीय विलयन लाल, क्षारीय विलयन नीला, उदासीन विलयन बैंगनी। अध्याय 7 चल रहा है, पृष्ठ 350। विलयन का रंग सूचक मिथाइल ऑरेंज, अम्लीय विलयन गुलाबी, क्षारीय विलयन पीला, उदासीन विलयन नारंगी। सूचक लिटमस, अम्लीय विलयन लाल, क्षारीय विलयन नीला, उदासीन विलयन बैंगनी। सूचक फिनोल्फथलीन, अम्लीय विलयन रंगहीन, क्षारीय विलयन गुलाबी, उदासीन विलयन रंगहीन। 9. कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 4a में रखा गया है। अपरूपता एलोट्रोपी, वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो अपरूप कहलाते हैं और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। कार्बन के 2 मुख्य अपरूप हैं। पहला अपरूप है हीरा एवं दूसरा अपरूप है ग्रेफाइट। हीरा के प्रमुख गुण, पहला गुण, यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। दूसरा गुण, यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। ये किसी भी द्रव में नहीं घुलता है, इस पर आम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 3. इसे रवे घनाकार होते हैं। 4. इसका अपवर्तनांक 2.417 होता है, अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह बहुत चमकता है। इस पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणों के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। 5. शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोर्ट कहते हैं। इनका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। ग्रेफाइट के प्रमुख गुण, पहला गुण, यह विद्युत का सुचालक होता है। दूसरा गुण, इसका आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। 3. कागज पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान बना देता है, इसलिए इसको काला शीशा भी कहते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में इलेक्ट्रोड के रूप में एवं कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। हीरे में कार्बन sp3 एवं ग्रेफाइट में कार्बन sp2 प्रसंकरित रहता है। हाइड्रोकार्बन, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल है, जिसे प्रकृति द्वारा पृथ्वी में कुछ विशेष प्रकार के अवसादी चट्टानों यानी सेडिमेंटरी रॉक्स के बीच बने भंडारों में संरक्षित किया गया है। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक सहसंयोजी आबंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 द्वारा दर्शाया जा सकता है, जहां n किसी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या दर्शाता है। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि एल्केन के प्रमुख उदाहरण हैं। हाइड्रोकार्बन का दूसरा प्रकार असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध अथवा त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, असंतुष्ट हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। एल्कीन श्रेणी का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2n होता है। इस श्रेणी का पहला सदस्य एथीन C2H4 है।
त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाता है। एल्काइन का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2n-2 होता है। सबसे सरल एल्काइन एथाइन C2H2 और C-H है, ये बराबर नहीं होते। 3 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन C6H6 सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसकी संरचना वलय होती है जो निम्न है। समवायता आइसोमेरिज्म। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है तब इस विशेष गुण को समावयवता कहते हैं। और प्राप्त यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। इसके दो मुख्य प्रकार हैं। एक संरचनात्मक समावयवता, यह परमाणु के भिन्न बंधों के कारण उत्पन्न होती है। 2 त्रिविम समावयवता, यह अंतरिक्ष में परमाणुओं के भिन्न बहुलकीकरण पॉलीमराइजेशन, जब एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं तब इस अभिक्रिया को बहुलकीकरण कहा जाता है। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर और उत्पाद को पॉलीमर यानी बहुलक कहते हैं। बहुलकीकरण की विशेषताएं। पहली विशेषता, इसमें एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग करते हैं। दूसरी विशेषता, किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता है। 3 बहुलक का अणुभार मूल यौगिक के अणुभार का गुणक होता है। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं स्टार्च एवं सेल्यूलोज। प्लास्टिक। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है लाह। रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक एवं 2 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक थर्मोप्लास्टिक, यह गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। यह गुण इसमें सदैव मौजूद रहता है चाहे इसे कितनी बार ठंडा व गर्म किया जाए। जिन कार्बनिक यौगिकों के अंत में एक द्विबंध रहता है उनके योग बहुलकीकरण से थर्मोप्लास्टिक्स बनते हैं। उदाहरण पॉलिस्टरीन, पॉलीथीन, नायलॉन तथा पॉलीवाइनिल क्लोराइड, टेफ्लॉन आदि। पॉलीथीन एथिलीन C2H4 को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग तार के ऊपर का आवरण और पैकिंग थैलियां बनाने में होता है। पॉलीस्टाइरीन फेनिल एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग अम्ल रखने की बोतल, सेलों के कवर आदि बनाने में होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट कवर आदि बनाने में होता है। 2 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यह वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और उसे इच्छित आकार में ढाल लिया जाता है। इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार के अनुत्क्रमणीय बहुलकों को ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। उदाहरण बेकेलाइट तथा मेलामाइन। बेकेलाइट, ये फिनाइल तथा फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन आदि के केस, बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। रबर। रबर 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक एवं 2 संश्लिष्ट। प्राकृतिक रबर, यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। यह थर्मोप्लास्टिक है। वल्कनीकरण। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। इसके बाद रबर एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के रबर का उपयोग दस्ताना यानी ग्लव्स, रबर बैंड बनाने में किया जाता है। रबर आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। प्राकृतिक रबर काफी मुलायम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, तब इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है। संश्लिष्ट रबर। सिंथेटिक रबर। 1 नियोप्रीन, 2 क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलकीकरण से बनता है। इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ यानी इंसुलेटिंग मटेरियल, विद्युत तार, इलेक्ट्रिक केबल, कन्वेयर बेल्ट, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में किया जाता है। 2 थाइकॉल। यह दूसरा कृत्रिम रबर है जो डाइक्लोरोइथेन को पॉलीसल्फाइड की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। इसका उपयोग खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में, विलायक जमा करने वाला टैंक, सॉल्वेंट स्टोरेज टैंक आदि बनाने में किया जाता है।
नोट: थाइकॉल रबर को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेशे, फाइबर्स, वे श्रृंखलायुक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या हजारों गुना अधिक हो, रेशे कहलाते हैं। रासायनिक रेशे, नायलॉन। नायलॉन शब्द न्यूयॉर्क शब्द शहर के NY तथा लंदन के LON से मिलाकर बनाया गया है। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलकीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह एक पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है जिसमें एमाइड समूह ग्रेटर देन CONH2 प्रत्येक इकाई पर होता है तथा बार बार दोहराया जाता है। पॉलीएमाइड रेशा बनाने के लिए 2 एमीन -NH2 समूह युक्त किसी कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया किसी ऐसे कार्बनिक यौगिक के साथ की जाती है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल -COOH के 2 समूह हों। नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था। इसका निर्माण सर्वप्रथम सन 1935 ईस्वी में किया गया था तथा व्यापारिक स्तर पर पहली बार सन 1939 ईस्वी में महिलाओं के लिए जुराबें इससे बनाई गई। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने के जाल में, पैराशूट के कपड़े में, टायर, दांत ब्रश, पर्वतारोहण के लिए रस्सी आदि में होता है। रेयन, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयन कहते हैं। रेयन बनाने के लिए सेल्यूलोज कागज की लुगदी या काष्ठ को लिया जाता है। इसे सांद्र तथा ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड से उपचारित करते हैं। इसके बाद इसे सेल्यूलोज के विलयन को धातु बेलनों में बने छिद्रों में से होकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में गिराया जाता है या इसके लंबे लंबे तंतु बन जाते हैं। रेयन रासायनिक दृष्टि से सूत के समान है। रेयन का उपयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में लिंट या जाली बनाने के लिए किया जाता है। पॉलिएस्टर, इसे इंग्लैंड में विकसित किया गया था। इसे संश्लिष्ट करने के लिए 2 हाइड्रोक्सिल -OH समूह युक्त कार्बन यौगिक की अभिक्रिया 2 कार्बोक्सिलिक -COOH समूह के यौगिक के साथ की जाती है। हाइड्रोक्सिल तथा कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एस्टर समूह बनता है। चूंकि इस रेशे में अनेक एस्टर समूह होते हैं इसलिए इसे पॉलिएस्टर कहते हैं। पॉलिएस्टर का उपयोग कपड़े के रूप में, पाल नौकाओं का पाल बनाने में, अग्निशमन से के प्रयुक्त हौज पाइप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। इनका संक्षारण यानी कोरोजन नहीं होता है। इसका निर्माण संश्लिष्ट रेशों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके किया जाता है जिससे रेशे अपघटित होकर कार्बन फाइबर उत्पन्न करते हैं। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान तथा खेलकूद की सामग्री बनाने में होता है। पेट्रोलियम उद्योग, पेट्रोलियम प्रायः प्राकृतिक गैस के नीचे पाया जाता है। कच्चे पेट्रोलियम को प्रभावी आसवन यानी प्रभाजी आसवन यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न क्वथनांक पर संघनित प्रभाज पृथक पृथक इकट्ठे कर लिए जाते हैं जिसे पेट्रोलियम का उत्पाद कहा जाता है, जो इस प्रकार है। पेट्रोलियम प्रभाज, पहला नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, ताप परिसर 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे, कार्बन अणुओं की संख्या C1 से C4 तक, उपयोग रसोई गैस के रूप में। दूसरा पेट्रोलियम प्रभाज, पेट्रोल या गैसोलीन, ताप परिसर 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, कार्बन अणुओं की संख्या C5 से C10 तक, उपयोग ईंधन, मोटर एवं स्पिरिट के रूप में। 3 नेप्था, ताप परिसर 100 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस, कार्बन अणुओं की संख्या C7 से C12 तक, संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन के रूप में। प्रभाज 4 केरोसिन ऑयल, ताप परिसर 175 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस, कार्बन अणुओं की संख्या C10 से C15 तक, उपयोग लैंप एवं स्टोव जलाने के लिए ईंधन के रूप में। प्रभाज 5 डीजल, ताप परिसर 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस, कार्बन अणुओं की संख्या C16 से C20 तक, उपयोग डीजल इंजन में ईंधन के रूप में। प्रभाज 6 स्नेहक तेल, ल्यूब्रिकेंट ऑयल, ताप परिसर 350 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस,